लास्ट वीडियोज़ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने 3 आयरन नेल्स लिए हैं, उसमें से 2 आयरन नेल्स को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है और एक आयरन नेल को हमने साइड में रखा है कंपैरिजन के लिए। उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद आफ्टर 20 मिनट्स हमने वो 2 आयरन नेल्स जिसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था उसे हमने बाहर निकाला, और फिर जो बाहर नेल जो पहले से ऑलरेडी बाहर नेल थी उसे, और जो अंदर थी जो कॉपर सल्फेट के अंदर थी उसे निकाल के फिर हमने उन दोनों का कंपैरिजन किया है। तो नीचे देखते हैं उनका कंपैरिजन। तो ये वो नेल है जो कि कॉपर सल्फेट के अंदर थी, और ये वो आयरन नेल है जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर थी। तो आप दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। ये ब्राउनिश कलर की हो गई है, और ये जो बाहर थी वो आयरन नेल वो वाइट कलर की है, नॉर्मली है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन सल्फेट में, आयरन हमें सबको ही पता है कि आयरन Fe होता है, तो आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच एक रिएक्शन हुई जिससे कि कॉपर जो होता है वो अलग हो गया, वो इस आयरन नेल के ऊपर आ गया, और ये Fe और SO4 का जो था, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, तो वो FeSO4 बन गया। मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से रिएक्शन से बता देती हूँ कि क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे हुई। Fe मतलब जो आयरन था, उस आयरन को जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो ये कॉपर सल्फेट था, यानी कि COSO4 था ये। उसके बाद जो उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई उससे आयरन सल्फेट बन गया, एक अलग हो गया, यानी कि जो कॉपर सल्फेट से इस आयरन ने Cu को हटा दिया। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि Cu यहाँ पे हट के बाहर चला गया है और Fe इसकी जगह पे ऐड हो गया और आयरन सल्फेट यहाँ पे बन गया है। Why does the iron nail become the brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fades? तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो ऐसे फेड हो गया, यानी कि उसका ब्लू कलर अचानक से गायब हो गया, और जो इस नेल का जो वाइट कलर था वो वाइट कलर ऐसे ब्राउन कलर में क्यों कन्वर्ट हो गया इसके अंदर डालने पे? तो इसका आंसर ये होगा कि उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की रिएक्शन हुई जिसमें से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस पूरी एक्टिविटी में ये वाली केमिकल रिएक्शन हुई है, और ऐसी रिएक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव another element, copper, from the copper sulfate solution. This reaction is known as the displacement reaction. तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई है जो यहाँ पे इस रिएक्शन में है, उसे बस यहाँ पे वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बस आयरन की जो हमने नेल ली थी उसे हमने जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, और आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग ही साइड हो गया, जिसकी वजह से 2 चीज़ें हमें देखने को मिली। वो ये थी कि नेल का ब्राउनिश कलर और कॉपर सल्फेट का फेड कलर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पूरी डेफिनेशन है। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जिंक, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट एंड कॉपर साइड हो गया। तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन है जो अभी हमने ऊपर देखी, कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ वाली। यहाँ पे बस आयरन की जगह जिंक है, बट रिएक्शन वही हुआ है कि कॉपर को इसने जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है और जिंक सल्फेट बना लिया, और यहाँ पे कॉपर आप देख सकते हैं कि साइड हो गया। नीचे भी यही सेम हुआ है। यहाँ पे Pb यानी कि लेड है। लेड को जब हमने कॉपर क्लोराइड में डाला है तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर साइड हो गया, और यहाँ पे लेड क्लोराइड बन गया है। Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compounds. तो ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है कि जो जिंक है वो कॉपर को हटा रहा है? कॉपर भी तो जिंक की जगह ले सकता है, या फिर ये जो जिंक है ये सल्फेट को भी तो हटा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ कॉपर ही हट रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एलिमेंट है जिंक और ये लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से। तो ये हमारे
एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। जैसे कि अगर एक कमज़ोर सा बच्चा होगा और एक ही बहुत ही बड़ा सा बच्चा होगा, तो ये इस कमज़ोर वाले को आसानी से हटा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि जो जिंक होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जिंक कॉपर को आसानी से हटा देते हैं और जिंक सल्फेट बना लेते हैं। सेम वैसा ही होता है लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को हटा देता है। अब हमारी अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पहली वाली जो रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे रहा था, लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा होगा कि एक एलिमेंट दूसरे को हटाएगा और दूसरा वाला फिर पहले वाले को हटाएगा, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है और एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, और ये दोनों के दोनों ही लिक्विड थे। लेकिन जब हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाला तो यहाँ पे हमें कुछ वाइट प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट वैसे वो होते हैं जो कि पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में घुल नहीं पाते और नीचे एक अलग ही लेयर बना लेते हैं, वो प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। तो जब हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाला तो यहाँ पे वाइट कलर का हमें प्रेसिपिटेट मिला। ऐसा क्यों हुआ, तो वो इस रिएक्शन में देखते हैं। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as the precipitate. जो ये white layer form हुई जो कि insoluble था वाटर के अंदर, ये precipitate कहलाया। Any reaction that produce a precipitate can be called as a precipitation reaction. और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऐसी वाइट लेयर फॉर्म हो यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बना। तो सोडियम सल्फेट था जो कि यहाँ पे था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ बेरियम क्लोराइड था। तो जब ये दोनों को आपस में मिलाया गया तो बेरियम ने यहाँ से क्लोराइड को डिस्प्लेस कर दिया और सोडियम ने अपने सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। तो सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पे आप ध्यान से देख भी सकते हैं कि सोडियम सल्फेट था तो सोडियम क्लोराइड में बदल गया, बेरियम क्लोराइड था तो बेरियम सल्फेट में बदल गया है। तो यहाँ पे डबल तरीके से डिस्प्लेस हुई है सारी की सारी एलिमेंट, यानी कि दोनों जो एलिमेंट थी वो डबल तरीके से डिस्प्लेस हुई हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जिस भी रिएक्शन में कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ था, तो इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों हुआ? द वाइट प्रेसिपिटेट of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and the Ba2. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of the ions between the reactants are called the double displacement reaction. तो ये बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन दे रखी है और कुछ नहीं है, ये वही बताया गया है कि कैसे कैसे वो फॉर्म हुआ वाइट प्रेसिपिटेट। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो BaSO4 की थी, यानी कि जो प्रेसिपिटेट बना वो BaSO4 था और जो भी सॉल्यूशन उसमें रिमेन रह गया वो सोडियम क्लोराइड था। ओके, अब हमारी अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए एंड रिडक्शन जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए वो रिडक्शन कहलाता है। तो ये बस ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होने वाली दोनों रिएक्शन है, ये देख लेते हैं कि क्या होता है ये। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद द ब्लैक। एक बार इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। तो इस एक्टिविटी में ये दिया गया है कि हमने एक चाइना डिश ली, उस चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर पाउडर डाला और उसे हीट किया, उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं ये अब हम देखेंगे। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। मतलब जब हमने इसे गर्म किया तो इसके नीचे वाली जो सतह थी यहाँ पे ब्लैक कलर का एक कोट फॉर्म हो गया, यानी कि ब्लैक कलर की एक परत सी बन गई इसके नीचे नीचे, और उसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड बना। और ये कॉपर ऑक्साइड जो बना ये क्यों बना? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉपर था उस कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया और इस ऑक्सीजन के एडिशन से ही ये ब्लैक कलर की लेयर बनी और इस लेयर का नाम था कॉपर ऑक्साइड। और ये लेयर ऐसा इसलिए बना क्योंकि हीट होने पे जब कॉपर पाउडर को हमने हीट किया
तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड हुई और कॉपर ऑक्साइड बना। तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाई गई है कि कॉपर था, हमने जब उसे हीट किया O2 की प्रेजेंस में, O2 एयर में वैसे ऑलरेडी प्रेजेंट ही था, तो हमने कुछ अलग तरीके से O2 को ऐड नहीं किया है क्योंकि एयर में ही था। तो जब हमने हीट किया तो ये कॉपर में ये ऑक्सीजन आके ऐड हो गया और इसने CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना दी ब्लैक कलर की। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, और उसके बाद जब ये बना, ये ब्लैक कलर की जो लेयर बनी, उसके बाद जब हम इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे यानी कि पास करवाएंगे तो ये वापस से कॉपर में बदल जाएगी। Cu, the black coating of the surface turns brown as the reverse reaction take place and the copper is obtained। तो जैसे हम हाइड्रोजन गैस को उसके ऊपर से हम ओवरफ्लो करवाएंगे, यानी कि ऊपर से जब उसको निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे, तब वहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होगा ये वापस से निकल जाएगा और H2O बना लेगा और कॉपर हमें वापस से मिल जाएगा। और ये ब्राउन कलर में होगा, ये ब्लैक कलर में नहीं होगा। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्साइड। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा, और अगर उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो रिड्यूस कहलाएगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called the oxidation reduction reaction or the redox reaction. मतलब क्या था ये एक बार मैं बता देती हूँ कि जब ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, और जब ऐसी रिएक्शन हो जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। और जब ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिले तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। और यहाँ एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो Cu को जब हमने H2 यानी कि अभी जो हमने ऊपर रिएक्शन देखी कि जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ उसके ऊपर से जब हमने हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवाया तो वो जो रिएक्शन हुई जिसमें हमें कॉपर मिल गया था वो एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन थी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन को देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहेंगे या फिर रेडॉक्स कहेंगे। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर, तो ये कुछ दूसरे एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन के ही, जैसे कि जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका रिडक्शन हो गया, और ये कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये भी ऐसी रिएक्शन है यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर एग्जाम में रेडॉक्स रिएक्शन आए तो आप इन तीनों में से किसी भी एक एग्जाम्पल को लिख सकते हैं वहाँ पे। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड to CO and the zinc oxide is reduced to zinc. In reaction 1.32 HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2। तो ये वही रिएक्शन है जो अभी हमने ऊपर देखी, जस्ट अभी जो देखी थी, ये वही रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन के जो एग्जाम्पल थे। From the above example, we can say that if a substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen or gain hydrogen during a reaction, it is reduced. Have you observed the effect of oxidation and the reaction in everyday life? क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अपनी एवरीडे लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल? तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल देने वाले हैं जो कि हमारी एवरीडे लाइफ से ही रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे है कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स are shiny when new but get coated with the reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as the rusting of iron. Some other metals also get
ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। Tarnished in this matter, you have noticed the color of the coating formed on the copper or silver. मतलब आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि जब हम कोई भी आयरन का आर्टिकल लाते हैं, यानी कि आयरन से बना हुआ कोई भी सामान जब हम लाते हैं तो जब न्यू होते हैं तो बहुत ही शाइन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं हवा में तो उस पर हम रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर या फिर कुछ एक लेयर सी देखेंगे जो कि उसके ऊपर आ जाती है और इसकी शाइन ख़राब कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corroded and this process is called the corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are the other example of the corrosion. यानी कि जब हम देखते हैं कि जब ऐसा हो जाता है, जो न्यू शाइनी चीज़ें होती है आयरन से बनी हुई, वो जब रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है तो उनके ऊपर एक रिएक्शन हुई रहती है जिसे कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जितनी भी एयर में जो प्रेजेंट थी गैसेस वो उनके ऊपर आके एक लेयर बना लेती है। तो ऐसी लेयर को ही बनना, यानी कि ऐसी लेयर फॉर्मेशन को ही हम कोरोजन कहते हैं और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जो कि ज़्यादातर ये आयरन वगैरह पे ही होती है। यहाँ पे जैसे कि सिल्वर के ऊपर जब हम देखेंगे कि ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है तो ये एक कोरोजन का एग्जांपल है, और ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर के बर्तनों के ऊपर। कोरोजन कॉज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेनिंग, शिप and to all objects made of the metals, especially those of the iron. Corrosion of the iron is the serious problem. Every year an enormous amount of the money is spent to replace the damaged iron. You will learn more about the corrosion in chapter 3. तो ये जो corrosion होती है ये एक बहुत ही बड़ा कारण है किसी भी चीज़ के डैमेज हो जाने का। जैसे अगर कोई ब्रिज बनी है या लोहे से बनी कोई भी चीज़ बनी है तो वो उसे डैमेज कर देती है। ये जो कोरोजन होता है वो चीज़ों को धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर बनाने लगती है। उसकी शाइन तो ख़राब करती है लेकिन उसे अंदर से भी उसे खोखला कर देती है और उसके अंदर की सारी जितनी भी पावर होती है वो भी चली जाती है और उससे बने हुए जो जितने भी सामान होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मनी भी एक तरीके से इनके ऊपर स्पेंड होती है इन रिप्लेस करने में इन डैमेज चीज़ों को। इसके बारे में वैसे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। 1 सेकेंड। ये अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आपने किसी भी लंबे समय तक रखे हुए किसी भी फूड मटेरियल को टेस्ट किया या फिर उसे स्मेल किया है? When the fats and the oils are oxidized, they become the rancidity and their smell and the taste change. Usually, substances which prevent the oxidation are added to food containing fats and oil. Keeping food in the airtight containers help to slow down the oxidation. Do you know that the chips manufacturer usually flush bags of chips with the gas of such a nitrogen to prevent the chips from the getting oxidized? मतलब रेंसिडिटी क्या होती है कि कभी हम जो फूड मटेरियल्स देखते हैं वो अगर ज़्यादा समय तक अगर ऐसी हवा में खुले छोड़ दे जाए या फिर उन्हें ऐसी हवा लगती रहे, वो किसी भी चीज़ के अंदर पैक ना रहे तो उसके अंदर का जो टेस्ट होता है वो तो बदलता ही है और उसके अंदर की स्मेल भी बदल जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई रहती है। जो एयर में प्रेजेंट जितने भी गैसेस होती है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और उस चीज़ को ख़राब कर देती है। इसलिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं जो कि यूजुअली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, उनके अंदर एक हाई लेवल में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ये जो चिप्स का जो ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रोक सके, या फिर कुछ टाइम तक ही रुकता है, वैसे तो ज़्यादा समय तक वो भी नहीं रुकते। इसलिए उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट भी दी हुई रहती है कि वो जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने दिनों तक उसके अंदर काम करेगा और उस चीज़ को ख़राब नहीं होने देगा। तो यही रेंसिडिटी होता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। So now this is done for this chapter, and the all question answer of this chapter we will covered in the separate video. Okay, till then take care, bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।